अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में है प्रभात साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुप्रतीक्षित मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया और लगभग 43 मंत्रियों को शपथ दिलवाई गई। शायद सर आप कई दशकों से राजनीतिक कवर कर रहे हैं और कई प्रधानमंत्रियों को आपने देखा है, कई विस्तार देखे हैं, लेकिन इतना बड़ा फेरबदल और इतने मंत्रियों को मौका देना, वो भी कैबिनेट विस्तार में, शायद पहली बार हुआ है। लेकिन सर ये भी पहली बार हो रहा है कि नए शपथ लेने वाले मंत्रियों से ज़्यादा चर्चा उन मंत्रियों की रही है जिनकी विदाई हुई है। कैसे देखते हैं सर? जी नहीं, वाकई में क्योंकि जिनको हटाया गया है उनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने शायद ये कल्पना भी नहीं की होगी कि उनसे मंत्री पद छीन जाएगा। ये हो सकता था कि उनको ये शायद ये लगता हो कि क्योंकि हम 2-2, 3-3 मंत्रालय संभाल रहे हैं तो हमारे से एक मंत्रालय वापस लिया जा सकता है या 2 लिए जा सकते हैं, मंत्रिमंडल से छुट्टी हो जाएगी, ऐसी कल्पना उनके लिए भी मुश्किल थी और आम लोग तो हैरत में ही है। इसलिए आपने सही कहा कि जो लोग मंत्री बने हैं उनके बारे में जानने से ज़्यादा दिलचस्पी लोगों की इस बात में है कि कुछ बड़े नाम हटा क्यों दिए गए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चूँकि जो शैली है वो चौंकाने वाली होती है और ये जो हटाए गए हैं उनके कारणों का भी हम विस्तार से उल्लेख करेंगे। लेकिन मैं पहले जो 4-5 जो मैसेज दिए हैं प्रधानमंत्री ने इस मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल से, बल्कि जितना बड़ा ये विस्तार है उससे बड़ा फेरबदल है। तो अगर जो मैसेज की बात करें हम, मैसेज साफ साफ क्लियर है कि किसी के भी जो कार्य प्रदर्शन है उसकी गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा, कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो। दूसरा, जो पार्टी के लिए निष्ठापूर्वक काम करेंगे उनको भी बड़े अवसर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो हम कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल में रहकर, और चाहे भले ही राज्य मंत्री के तौर पर हो, लेकिन अगर वो काम कर रहे हैं, सांसद के तौर पर भी काम कर रहे हैं, संसदीय समितियों में उनकी अच्छे एक जो भी उनके कार्य होते हैं संसदीय समितियों के सदस्यों के, उनके कार्य पर भी प्रधानमंत्री नज़र रखते हैं और उसके कार्य का भी अवलोकन करते हुए उसको भी बड़ी जिम्मेदारी देते हैं। आप देखिए कि कई सारे ऐसे लोग जो सांसद मंत्री बने हैं, संसदीय समितियों में उनकी बहुत रचनात्मक भूमिका रही, बहुत सक्रिय भूमिका रही और आज वो मंत्री पद पर बिठाए गए हैं। और मंत्रिमंडल में कुछ ऐसे मंत्री थे जो राज्य मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे, शानदार काम किया, उनको सीधा कैबिनेट की पदोन्नति मिली है। तो जो काम करेगा, मेहनत करेगा, उसको इनाम भी दिया जाएगा। और ख़ास बात यह है कि प्रधानमंत्री का चूँकि सिद्धांत है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो अब आप मंत्रिमंडल का स्वरूप देखेंगे तो इसमें देश के सभी कोनों की भागीदारी भी है और देश के जो भी जाति वर्ग है, समाज वर्ग है, सबका पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। तो ये कुछ संदेश दिए हैं और एक संदेश दूसरे लोगों को भी है जो कि आने वाले चुनावों को देखते हुए गठबंधन बना रहे हैं, किसी नई पार्टी के साथ समझौता कर रहे हैं। तो ऐसे जो प्रयास चल रहे हैं उनको एक झटके में प्रधानमंत्री ने अपने इस विस्तार और फेरबदल की कवायद के तहत एक झटका दिया है उनको, उनके प्रयासों को झटका लगा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने एक संदेश और दिया है कि ठीक है कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार है, लेकिन ये एनडीए है, एनडीए के जो घटक दल हैं उनको हम साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से जो गठबंधन दूसरी तरफ बन रहे हैं, अभी प्रशांत किशोर, शरद पवार, पता नहीं कितने कितने लोग मिल रहे हैं, गठबंधन बनाने की कवायदें चल रही हैं। तो ये एक एनडीए को मजबूत करने का भी प्रयास था। तो ये कुछ 4-5 ऐसे क्लियर मैसेज हैं वो प्रधानमंत्री ने दिए हैं। और आप देखिए कि मंत्रिमंडल का जो ये पुनर्गठन हुआ है उसके बाद जो पहली बैठक हुई, उस पहली बैठक में प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को क्या कहा, 9:30 बजे ऑफिस पहुंचिए और मीडिया में छाए रहने के चक्कर में मत पड़िए और कार्य जो जनता ने आपके लिए निर्धारित किए हैं, जो हमने निर्धारित किए हैं, उस कार्य को आपको करना ही करना है, लक्ष्य को बिल्कुल साधना है। तो अब एक मैसेज चला गया है कि रुकना नहीं है, थमना नहीं है, लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। और प्रधानमंत्री ने एक चीज़ और, ये जो मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल हुआ इसमें एक चीज़ और क्लियर कर दी है कि कुछ मंत्री ऐसे थे जिनके खिलाफ नाराज़गी थी, जिनके विभाग कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ठीक से काम नहीं कर पाए और भी बहुत सारे कारण थे। तो एक चीज़ क्लियर है कि किसी मंत्री के खिलाफ अगर नाराज़गी है तो उस नाराज़गी का जो असर है पूरी सरकार की छवि पर नहीं पड़ने दिया जाएगा। आपने कहा कि ये तो कुछ क्लियर मैसेज थे, हमने उसकी बात करी। आपने कहा कि बहुत से लोगों की छुट्टी हो गई तो लोग कारण जानना चाहते हैं।
हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रविशंकर प्रसाद की। अब आपने देखा होगा कि चाहे नीतिगत मुद्दे हों, चाहे राजनीतिक मुद्दे हों, रविशंकर प्रसाद हर समय मीडिया के सामने उपस्थित होकर प्रतिक्रिया देते थे और सरकार का बचाव करते थे। ऐसे में सबके लिए चौंकना स्वाभाविक है कि उनको मंत्री पद से क्यों हटा दिया गया। लेकिन बहुत से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से उनको मंत्री पद से हटाया गया। अब आप देखिए कि अगर हम बात कर लें, वो कानून मंत्री भी थे देश के, लेकिन जो अगर हम बात करें जब से ये दूसरा मोदी 2.0 का कार्यकाल शुरू हुआ है, तब से लेकर अब तक कोई बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किए गए जो हमारे न्यायालयों में रिक्तियां हैं जजों की, उसको भरने के। और आप देखिए कि जितने लंबित मुकदमे उस समय थे, शायद संख्या बढ़ी ही है, कम नहीं हुई है। न्याय पाना आज भी आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत खर्चीला है। उस दिशा में सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए। और आप देखिए कि जो अब इस कार्यक्रम में हालांकि बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख करना ठीक नहीं होगा, लेकिन न्यायिक तंत्र के साथ रविशंकर प्रसाद के रिश्ते सहज नहीं थे, वो भी एक बड़ा कारण रहा है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें जो दूरसंचार की अगर बात कर लें, क्योंकि वो उनके पास वो भी था, तो आपने देखा कि आप ठीक है, बहुत सारी इस समय टेलीकॉम कंपनियां हैं और रविशंकर प्रसाद ईमानदार भी हैं, सब चीज़ें हैं, वो अपनी जगह हैं। लेकिन आज बीएसएनएल की क्या हालत है? क्या आप बीएसएनएल का कनेक्शन लेना चाहेंगे? बीएसएनएल के बारे में लोग उसका जो फुल फॉर्म है वो क्या क्या बोलते हैं, वो सबको पता है, उसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बीएसएनएल की स्थिति नहीं सुधार पाए वो। और प्रधानमंत्री का एक प्रोजेक्ट है भारत नेट प्रोजेक्ट, जिसको कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको आगे नहीं बढ़ा पाए। उसको जिस तेज गति से उनको आगे बढ़ाना था। डिजिटल इंडिया की हमने बात तो कर दी है, लेकिन डिजिटल इंडिया की जो तस्वीर प्रधानमंत्री ने कल्पना में देखी थी, वो तस्वीर को वो पूरी तरह से उभार नहीं पाए। अब आप देखिए कि हम सोशल मीडिया कंपनियों से सीधे टकरा रहे हैं। ठीक है कि हमारे देश का जो कानून है उसका पालन सबको करना होगा, चाहे यहाँ की कंपनियां हो, बाहर की कंपनियां हो। आप आइए, कमाइए, लेकिन हमारे कानून का पालन करिए। ये तो बिल्कुल बेसिक बात है और इसको करना ही होगा। लेकिन हम जिस तरीके से टकरा रहे थे हम सोशल मीडिया कंपनियों से, और भारत एक अजीब स्थिति में था कि हम एक तरफ तो विदेशी कंपनियों को निवेश का न्योता दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम उनको एक भय भी दिखा रहे हैं, डरा भी रहे हैं। तो इसका एक नकारात्मक असर पड़ा। और आप देखिए कि कोरोना की दूसरी लहर जब आई, सरकार अपने तरफ से प्रयास कर रही थी, क्योंकि देखिए इसमें कोई किसी को भी गुरेज नहीं होना चाहिए इस बात को स्वीकार करने के लिए कि तैयारी नहीं थी दूसरी लहर से निपटने की। अब लहर आई और जब पीक पर पहुंच गई तो सबके सब संसाधनों की जो कमी हो गई थी, सब उस कमी को दूर करने के प्रयास में लगे हुए थे। उस दौरान हमारे चाहे उच्च न्यायालय हो, चाहे हमारे उच्चतम न्यायालय हो, बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई और आम जनता को राहत पहुंच सके, इसके लिए सरकार की लगातार खिंचाई भी हुई है। जब वो खिंचाई हो रही थी तो अब कानून मंत्रालय का क्या काम होता है कि वो जो सरकार का पक्ष तार्किक ढंग के साथ रखे और वो तर्कों के साथ रखे कि हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन सरकार की खिंचाई होती रही, सरकार की छवि खराब होती रही और कानून मंत्रालय प्रभावी ढंग से वहाँ पर पक्ष नहीं रख पाया। ऐसे बहुत सारे कारण रहे जो रविशंकर प्रसाद की विदाई का कारण बने। और भी हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम इस कार्यक्रम में उसका उल्लेख नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे जो कुछ कारण होते हैं उनके आपके पास कुछ सबूत तो होते नहीं हैं, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें कही नहीं जा सकती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रकाश जावड़ेकर की, प्रकाश जावड़ेकर भी अगर हम कहें मोदी कैबिनेट के जो वरिष्ठतम मंत्री हैं उनमें से एक हैं, तो उनको क्यों हटा दिया गया? ठीक है कि उनका जाना कोई चौंकाता नहीं है, लेकिन फिर भी एक लोगों के मन में जिज्ञासा है कि वो क्यों हटाए गए। अब पर्यावरण मंत्री के तौर पर आप देखेंगे तो आप पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट उठाकर देखिए, आपको लगेगा कि 2019 के बाद से कोई काम ही नहीं हुआ है। उसमें 2019 की उपलब्धियां बताई गई हैं, 2020 में क्या किया सरकार ने ये आपको नहीं उसमें विस्तृत तरीके से मिलता है। 2021 में भी अब 6 महीने गुजर चुके हैं, क्या किया आपने ये बता दीजिए। ठीक है कि अगर हम कहते हैं ग्रीन कवर बढ़ा है और चाहे वो हमारे टाइगर्स की बात हो या बाकी सब चीज़ों की बात हो, तो उसमें सरकार ने काम किया, लेकिन अगर हम कहें कि पर्यावरण मंत्री के तौर पर वो बहुत सफल रहे तो ऐसा नहीं है। अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री ने कहा कि सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसका वो नहीं उसका उस पर रोक लगा दी थी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम भी किया था मथुरा जाके, लेकिन आज क्या उस पर रोक लग रखी है, सब जगह मिलता है। और पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के हित में जो भी हम कदम उठाए गए उसमें वो प्रभावी ढंग से, ठीक है घोषणाएं हुई, लेकिन प्रभावी ढंग से उसको आगे नहीं बढ़ा पाए। और ख़ासतौर पे दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में प्रदूषण होता है, उसको भी लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो होते हैं, लेकिन
समाधान तक पहुंचने की कोई कोशिश नहीं हुई है। ऐसे और भी कई सारे काम रहे, अब वो भी कुछ विवाद हैं, ऐसे एनजीटी में जो कुछ केसेस थे, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ पे उल्लेख नहीं करना चाहेंगे। लेकिन अगर हम सूचना प्रसारण मंत्री के तौर पर देखें तो उस मामले में वो पूरी तरह विफल रहे। अब आप पूछेंगे कैसे। अब पर्यावरण मंत्री में भी हम अगर हम कहें तो एक वो ड्राफ्ट लेकर आए थे जिसका पर्यावरणविदों ने काफ़ी विरोध किया था। तो जो नीति वो लेकर आए उनका उसका विरोध हुआ। नीतियों को बनाने में वो काम में भी उसको लटकाते रहे थे। सूचना प्रसारण मंत्री का काम होता है कि सरकार जो काम कर रही है, सरकार के जो विभाग काम कर रहे हैं, वो जनता को दिखें, जनता उसको आसानी से समझे। लेकिन अगर हम बात करें मोदी 2.0 की, तो सरकार का कोई काम ऐसा नहीं है कि जो कि जनता जानती हो कि सरकार ने ये कर दिया, वो कर दिया, जनता तक वो चीज़ें पहुंच नहीं रही हैं। अब जब कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जब सरकार जूझ रही थी, काम कर भी रही थी, उसके बारे में वो प्रभावी ढंग से चीज़ें रख नहीं पाते थे जनता के बीच में। इसके अलावा आप देखिए कि विदेशी मीडिया ने उस समय हमारी देश की छवि किस तरह से बिगाड़ी। पता नहीं कितने तमाम आर्टिकल, विश्लेषण, क्या क्या छपा, लेकिन हम उसका सही तरीके से प्रतिवाद नहीं कर पाए, हम तार्किक ढंग से अपनी चीज़ों को रख नहीं पाए। तो वो सरकार को दिखा कि सरकार की छवि सुधारने के लिए, सरकार की छवि पर जो आँच आ रही है उसको उससे बचाने के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय कोई काम नहीं कर पाया। आप खाली जो हमारे जो सूचना प्रसारण मंत्री थे जब प्रकाश जावड़ेकर, ट्विटर पर नजर आते थे, आपने ठीक है फैक्ट चेक बाकी सब चीज़ें शुरू कर दी, लेकिन आप जनता के बीच नज़र नहीं आते थे, खाली सोशल मीडिया पर ही आप नज़र आ रहे थे। तो वो उससे काम चलता नहीं है सरकार का। और आप देखिए कि एक जो लंबित जो पॉलिसीज थी, चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म्स के रही हो, चाहे डिजिटल मीडिया के लिए रही हो, वो लेकर तो आए, लेकिन आते ही वो भी विवादों में फंस गई, उनको भी विभिन्न अदालतों में चुनौती दी गई हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो और एक कुछ शायद उनके व्यवहार से भी कुछ लोगों को दिक्कतें थी, ऐसी भी है, लेकिन ये सब सामान्य चीज़ें हैं, ये किसी को हटाए जाने का कारण नहीं हो सकती। लेकिन बहुत सारे ऐसे विषय थे जो कि प्रकाश जावड़ेकर के खिलाफ गए। और अगर हम बात करते हैं जो और मंत्री हर्षवर्धन, अब डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में आपको जानकर हैरानी होगी। वैसे ठीक है कि वो एक सभ्य व्यक्ति हैं, सरल व्यक्ति हैं और कुशल राजनीतिज्ञ हैं, जनाधार वाले नेता हैं, साफ छवि है और स्पष्ट बोलते हैं और अनुभव है उनके पास। इसमें किसी को हर्ज नहीं होना चाहिए इस बात को स्वीकार करने में। और कोरोना की पहली लहर से निपटने में भी डॉक्टर हर्षवर्धन सफल रहे थे। लेकिन हमको एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि कोरोना ने पहली लहर के दौरान रौद्र रूप नहीं दिखाया था, उसने रौद्र रूप दिखाया दूसरी लहर में। दूसरी लहर के दौरान हमारे पास तैयारी नहीं थी और प्रधानमंत्री की निगाह में वो अप्रैल महीने में ही आ गए थे। और हम आपको अगर पीछे थोड़ा सा ले जाएं तो 7 मार्च को, इसी वर्ष 7 मार्च को डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि कोरोना का भारत में एंड गेम शुरू। बिल्कुल। और मार्च के अंतिम सप्ताह से कोरोना के केस बढ़ने शुरू हुए, बढ़ने लगे थे। अंतिम सप्ताह में केस बढ़ने शुरू हुए और अप्रैल में पीक पर आ गए थे। और जब पीक पर आने लगे मामले और जब प्रधानमंत्री ने देखा कि स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर शायद ये नहीं संभाल पाएंगे, तो पीएमओ ने हस्तक्षेप किया। पीएमओ और नीति आयोग ने एक तरह से सारी कमान अपने हाथ में ले ली थी। और ये क्यों ले ली थी और इसका इसके बारे में हम आपको उदाहरण देते हैं। अब आप प्रधानमंत्री कार्यालय से जो बयान जारी होते हैं प्रधानमंत्री की बैठकों के, उसको थोड़ा सा देखेंगे तो अप्रैल महीने में प्रधानमंत्री ने 2-3 बार अलग अलग मुख्यमंत्रियों से बातचीत की, जो कोरोना से प्रभावित राज्य थे उनके मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करी। तो उन बैठकों में कभी तो जो स्वास्थ्य सचिव हैं हमारे राजेश भूषण, वो प्रेजेंटेशन देते थे, या और उस बैठक में कभी गृह मंत्री जो मुख्यमंत्रियों से कहते थे कि आप उन जिलों को चिन्हित करें जहां पर केसेस बढ़ रहे हैं, या और जो नीति आयोग के सदस्य हैं और हमारे जो कोविड टास्क फोर्स उसके अध्यक्ष डॉक्टर VK पॉल, वो प्रेजेंटेशन देते थे। स्वास्थ्य मंत्री उन बैठकों में नहीं होते थे। और ऐसी कई सारी बैठकें प्रधानमंत्री ने करी अप्रैल में, मई में, चाहे वो संसाधनों की बात हो, ऑक्सीजन की बात हो, और भी जो चीज़ें हैं, हमारी चिकित्सा जो आपूर्ति उपकरण हैं, चिकित्सक उपकरण की आपूर्ति का मुद्दा हो या और जी चीज़ें हों, तो प्रधानमंत्री की कई सारी बैठकों में डॉक्टर हर्षवर्धन नहीं रहे। तो ऐसा लगता है कि वो निगाह में अप्रैल में आ चुके थे। और साथ में अगर हम देखें जो डॉक्टर हर्षवर्धन हैं वो उस समय राजनीतिक मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। अब
कोई राज्य कह रहा है कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, कोई राज्य कह रहा है कि हमको ऑक्सीजन नहीं मिली है, तो वो उनकी ही कमी गिनाते हुए उन पर हमला करते थे। फैक्ट के साथ नहीं गए, आप उनकी कमी को गिनाते हुए कि आपके यहाँ वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है, आपके पास इतनी वैक्सीन पड़ी हुई है, वो उन पर काउंटर अटैक करते थे। और एक अटैक तो उन्होंने ऐसा तब कर दिया था जब अगले दिन प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्री के साथ बैठक है, उससे एक दिन पहले उन्होंने राज्यों पर निशाना साध दिया था, तो माहौल गर्म हो गया था काफ़ी। और इसके अलावा जो डॉक्टर हर्षवर्धन है, उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक पत्र लिखकर कहा था। उन्होंने जब मनमोहन सिंह जी ने कहा कि ये सब दिक्कतें हैं, ये सब कमियां हैं, तो उन्होंने पत्र लिख दिया कि आप पहले कांग्रेस शासित राज्यों को कहिए कि वो ठीक कर रहे हैं अपने यहाँ की स्थिति और वैक्सीन के बारे में भ्रम ना फैलाएं। माना जाता है कि जो केंद्र सरकार है उसको ये जो अगर हम कह सकते हैं कि जो आला कमान है बीजेपी का, उसको शायद ये चीज़ पसंद नहीं आई कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को ऐसे चिट्ठी लिखकर ही ऐसा जवाब दिया गया। और ख़ासतौर पर जब हमने देखा कि वो राजनीतिक विषयों पर तो कांग्रेस से तो वो अच्छे से निपट रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार जब ऑक्सीजन की कमी के नाम पर केंद्र सरकार को घेर रही है, तो उसको वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो ये सब कुछ ऐसे विषय हैं जो कि डॉक्टर हर्षवर्धन के खिलाफ जा रहे थे। और कोरोना की दूसरी जो लहर थी उसने बहुत सारी जानें ली। और आप किसी से पूछ लीजिए, ठीक है कि कोई अगर बीजेपी समर्थक है तो शायद उसके नज़र में डॉक्टर हर्षवर्धन बहुत अच्छे होंगे, लेकिन जिसके घर में अगर कोरोना से मृत्यु हुई है, जिसको ऑक्सीजन समय पर नहीं मिली है, जिसको रेमडेसिविर समय पर नहीं मिली है, जिसको जीवन रक्षक दवाएं समय पर नहीं मिली हैं, आप उनसे जाके पूछिए तो वो स्वास्थ्य मंत्री पर ही निशाना साधेंगे। और सरकार को जब ये लगा कि स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर डॉक्टर हर्षवर्धन की जो एक लोकप्रियता कभी होती थी वो नहीं रही है और वो विफल साबित हो रहे हैं, तो उस विफलता का खामियाजा पूरी सरकार भुगते, उससे अच्छा है कि उनको ड्रॉप कर दिया जाए। तो ये ऐसे बहुत सारे कारण रहे कि उनको हटाया गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं अपने जो श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार की, तो उनके खिलाफ बहुत सारे मामले थे। लेकिन अब आप देखिए कि जो बेरोजगारी का मुद्दा शुरू से है, सरकार इस रोजगार देने के नाम पर सत्ता में आई थी, लेकिन उस दिशा में कोई पहल नहीं की गई। और आप छोड़िए पहल तो छोड़िए, जब हम श्रम मंत्री से कभी बात करते तो उनके आंकड़े नहीं होते थे कि कितने रोजगार उन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुहैया कराए हैं। प्रवासी जो मजदूर हैं उनका क्या आंकड़ा है, कितने लोग कोरोना की पहली लहर में बेरोजगार हो गए, उनके आंकड़े नहीं होते थे। तो जब आंकड़े नहीं है तो काम कहाँ से करेंगे। और अब जो अंतिम कहते हैं कि अपने पैरों में कुल्हाड़ी उन्होंने तब मार ली जब योगी आदित्यनाथ की सरकार के नाकामियां उजागर करते हुए उन्होंने एक पत्र लिख दिया कोरोना की दूसरी लहर के दौरान। ऐसे ही अगर हम बात करें और भी जो मंत्री हैं, चाहे अगर हम बात कर लेते हैं बाबुल सुप्रियो को क्यों हटा दिया। बाबुल सुप्रियो बीजेपी मानती है कि वो एक लोकप्रिय व्यक्ति हैं, लोकप्रिय चेहरा हैं और उसका फ़ायदा बंगाल में उठाया जा सकता है। और अब तक शायद बीजेपी ऐसा मानती थी। और 2014 में वो चुनाव जीते, 2019 में जीते, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़ा वोट था। पहली बार बाबुल सुप्रियो ने अपने नाम पर वोट मांगा और विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए, बड़े मार्जिन से अपने विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए। तो उनकी जो एक कहते हैं कि राजनीतिक कद पार्टी के सामने आ गया। ठीक है कि अब जब व्यक्ति का अपना कुछ आधार ही नहीं है तो ठीक है दूसरों को मौका दिया जाए। तो उस दिशा में मुझे लगता है कि ये सब मौके दिए गए हैं। ऐसे ही हम अन्य मंत्रियों के लिए कह सकते हैं, कुछ ना कुछ मामले सबके लिए हैं, सबके। लेकिन प्रधानमंत्री ने नए मंत्रियों से जरूर कहा है कि आप उनसे सीखिए। हाँ, और जैसे कि हम अभी स्वास्थ्य मंत्री की बात कर रहे थे, तो जब हमारे नए स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम राज्यों को साथ लेकर चलेंगे, इसका सीधा संकेत है कि राज्यों को साथ लेकर चलने में डॉक्टर हर्षवर्धन विफल रहे। और ये एक पॉलिटिकल काउंटर अटैक में फंस गए। जी, तो ये था। और हम ये कह सकते हैं कि देखिए, किसी को अपनी काउंसिल में रखना है नहीं रखना है, ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। और इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मामले में ये और भी विशेष इसलिए हो जाता है क्योंकि आप 2014 का लोकसभा चुनाव देख लीजिए, 2019 का लोकसभा चुनाव देख लीजिए, ये पूर्व के लोकसभा चुनाव से अलग थे। क्योंकि व्यक्ति ने अपने सांसद को चुनने के लिए नहीं, प्रधानमंत्री को सीधा चुनने के लिए वोट दिया था। तो अगर प्रकाश जावड़ेकर काम नहीं कर रहे हैं, रविशंकर प्रसाद काम नहीं कर रहे हैं, कोई और काम नहीं कर रहा है, तो उससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता नरेंद्र मोदी से सवाल पूछेगी कि आपने ये वादा किया था, उस वादे का क्या हुआ। बिल्कुल। तो वादे को पूरा करने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है और जो थोड़ी बहुत कोरोना काल में जो सरकार की छवि पर असर पड़ा था उसको भी सुधारने की कोशिश की जा रही है। सर, आप राजनीतिक और ख़ास करके बीजेपी से जुड़े मसलों को बहुत बारीकियों से देखते हैं सर। ये कहा जाता है, हमेशा विपक्ष लगातार ये कहता है कि आपको अगर बीजेपी में प्रमोशन पाना है तो आपको नागपुर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन नए मंत्रिमंडल में जिन लोगों को शामिल किया गया है, शायद उनमें से
बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो संघ से सीधे तौर पर जुड़े हैं सर। उसमें आप देखिए प्रोफेशनल्स ज़्यादा है, आईएएस उसमें हैं, डॉक्टर्स हैं, एलएलबी किए हुए लोग हैं। ऐसे में क्या सरकार और ख़ास करके भाजपा इस आरोप का जवाब देने की कोशिश कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, कि संघ जो कहता है वही होता है, इसके अतिरिक्त भी हम सब कुछ क्वालिटी और क्वांटिटी को देखकर करते हैं? देखिए, ये आपने जो कहा कि संघ जो कहता है वही होता है, ये ठीक विपक्ष है, का लगातार विपक्ष का आरोप लगातार रहता है। आरोप है, लेकिन ये आरोप कहीं ना कहीं सही भी है। जो संघ कहता है हाँ। वही होता भी है, लेकिन संघ कभी कुछ गलत नहीं कहता है, हमको ये भी ध्यान देखना होगा। संघ के पास जो फीडबैक होता है, संघ का है वो खाली कोई सोशल मीडिया पर काम नहीं करता है, वो ज़मीन पर काम करता है। उसके पास रियल फीडबैक होते हैं कि समाज क्या चाहता है, समाज की जो दिक्कतें क्या हैं वो सरकार तक पहुंचाता है और सरकार उसका समाधान करे। संघ इसकी प्रतीक्षा नहीं करता है, संघ खुद से प्रयास करता है कि उन दिक्कतों को दूर किया जाए, और सरकार अगर उसमें मदद करती है तो वो अच्छी बात होती है, लेकिन संघ कभी सरकार से अपेक्षा नहीं करता है। ये एक संघ का कार्यशैली है। अब जब संघ सुझाव देता है तो संघ के अगर आप चक्कर भी काटेंगे, अगर जो भारतीय जनता पार्टी और संघ को जानते हैं, तो अगर आप संघ के चक्कर काट रहे हैं टिकट पाने के लिए, बाकी सब चीज़ों के लिए, तो आप गलत कर रहे हैं, वो आपके नेगेटिव में जाएगा। संघ की नज़र हर व्यक्ति पर होती है, कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, उसके हिसाब से वो आगे अपनी सिफारिशें देते हैं, जहाँ पर अपनी बात रखनी है वो पहुँचाते भी हैं बात को। अब जो आज का दौर है उसमें संघ ने भी आज के दौर के साथ संघ, देखिए ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ पकड़कर बैठ गया है, विचारधारा ठीक है उनकी एक है, लेकिन वो अपने आप को उसने जड़ित नहीं किया है। बदलाव जो समय के साथ है अपने में करते हैं, और आज यही एक कारण है कि संघ के जो कार्यकर्ता हैं उनकी संख्या बहुत विशाल है, और पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा संगठन है जिसके पास इतनी कार्यकर्ताओं की फौज है। और इसके अलावा अगर आप देखिए कि आज के दौर के, चाहे वो टेक्नोक्रेट हों और समाज के विभिन्न जो वर्ग के लोग हैं, सबके सब संघ से जुड़े हुए हैं, और संघ भी चाहता है कि उनको भी सरकार में अगर कहीं चाहे बीजेपी की सरकार है तो उसमें उनको वहाँ पर प्रतिनिधित्व मिले। तो जो लोग संघ में काम करते हैं, संघ के साथ काम कर चुके हैं, संघ के उनको पता होता है, तो वो आगे अपनी बातें रखते हैं। जब भी भाजपा और संघ की समन्वय समिति की बैठकें होती हैं तो वहाँ बात रखते हैं। तो ऐसे में मौका मिला है। और अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा कि आपका इशारा शायद अश्विनी वैष्णव की तरफ ही है, हाँ। तो अश्विनी वैष्णव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निजी रूप से बहुत वर्षों से जानते हैं। वो अटल जी के कार्यालय में थे। अश्विनी वैष्णव जी एक प्रमुख अधिकारी थे, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे उस समय भी नरेंद्र मोदी जी, भाजपा महासचिव थे, गुजरात के मुख्यमंत्री बाद में बने, तो इस नाते प्रधानमंत्री के कार्यालय के अधिकारियों से उनका जो संपर्क है वो उस समय के तो वो आज भी बना हुआ है। और निजी तौर पर उन्होंने देखा कि किस तरीके से गुजरात में उन्होंने 2 बड़ी कंपनियों में काम किया, वो जो टेलीकम्युनिकेशंस की कंपनी थी, तो उनको जानते थे। और इसीलिए एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं शायद जिनके बारे में सार्वजनिक रूप से ये चीज़ पता हो कि प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए फ़ोन किया था कि आप कुछ एमएलएस कम पड़ रहे हैं, नवीन पटनायक जी आप जरा हेल्प कीजिए उनको राज्यसभा पहुंचाने में। की पार्टी में विवाद भी हुआ था, लेकिन उन्होंने वो पहुंचे। और एक चीज़ हमारे को अब अगर हम देखें, नरेंद्र मोदी जी 2014 से प्रधानमंत्री हैं, तो एक चीज़ स्पष्ट है कि वो मौका देते हैं जो, और उनको सिर्फ चर्चित लोगों को ही मौका दें ऐसा नहीं है, जो सामान्य व्यक्ति है उसको भी मौका देते हैं, लेकिन पहले वो उसको कुछ सिखाते हैं। अब अश्विनी वैष्णव को सीधा ला के कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया, उनको पहले राज्यसभा में रखा गया, कुछ प्रमुख समितियों में जोड़ा गया ताकि काम को समझें, उसके बाद जाके उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया। ऐसे ही आप मंत्रिमंडल में जितने भी लोग देखेंगे, सबको पहले मौका दिया गया है कि आप संसदीय प्रक्रियाओं को समझें, उसके बाद आप आगे बढ़ें और काम संभालें। तो ये उनकी एक शैली है। बहुत ज़्यादा जो उलटफेर नहीं करते हैं वो, जो ठीक है, कामों का भी इतना बड़ा विस्तार और फेरबदल किया है, लेकिन इसमें उन्होंने कामों को इधर उधर किया है कि आप ये देखिए, आप वो देखिए। लेकिन अगर हम कहें कि जो नीति निर्णायक वाले जो मंत्रालय हैं उनको उन्होंने नहीं छेड़ा है, और यही एक कारण है कि ये हम कह सकते हैं इस बात को कि बहुत बड़ा बदलाव नहीं करते हैं नरेंद्र मोदी कभी भी, कि जो काम कर रहे हैं उनके कामों में ऐसा कोई बड़ा बदलाव कर दिया जाए। इस बदलाव की जो पृष्ठभूमि है वो यही है कि कुछ काम ऐसे थे जो कि शायद पटरी पर नहीं आ पाए थे, जिस तेजी के साथ प्रधानमंत्री चाहते हैं, तो उसको वो पटरी पर उसी गति के साथ लाने का एक प्रयास है। बिल्कुल। आखिर में एक सवाल ज़रूर, क्योंकि आने वाले साल में चुनाव भी हैं, और जाहिर सी बात है कैबिनेट विस्तार में उन पर ध्यान भी रखा गया है, जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई है, क्षेत्रीय समीकरण को जैसा कि आपने बताया उसको भी साधने की कोशिश की गई है सर। लेकिन गठबंधन को
क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर अनुप्रिया पटेल को शामिल किया गया तो निषाद, जो कि प्रवीण निषाद, जो कि सांसद है संजय निषाद के बेटे हैं, उनको नहीं रखा गया तो संजय निषाद बोल रहे हैं कि हमारे वर्ग को कहीं ना कहीं धक्का पहुंचा है। इसके अलावा अगर देखिए तो जदयू से सिर्फ एक मंत्री पद जदयू को दिया गया है। अगर ऐसा ही सांकेतिक भागीदारी तो फिर 2019 में क्यों नहीं लिया गया? तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब सामने आ रहे हैं। कहीं नाराज़गी है, कहीं जैसे बाबुल सुप्रियो के आपने जिक्र भी किया, लेकिन उन्होंने दर्द भी अपना व्यक्त किया। नाराज़गी है, कहीं खुशी है। ऐसे में पूरा का पूरा आपको कैबिनेट विस्तार कैसा नज़र आता है? देखिए, एक बात तो ये है कि जैसे आपने कहा कि जो नाराज़गी है, नाराज़गी का कोई असर होगा नहीं। जैसे हमने पहले कहा कि कोई काम करता है नहीं करता है, लोग, जनता सीधा सवाल प्रधानमंत्री से पूछती है, क्योंकि उन्होंने उनको वोट दिया, उनके नाम पर वोट दिया है। तो अगर हम जो गठबंधन की राजनीति की जो वास्तविकता है उसको देखें तो 2014 से अगर हम देख लें अब तक का सफ़र, राजनीतिक सफ़र जो बीजेपी का रहा है, उसमें नाराज जो नेता रहे हैं, ख़ासतौर पे नरेंद्र मोदी से नाराज़ जो रहे हैं, उनको नुकसान नहीं उठाना पड़ा, क्योंकि अगर जनता का विश्वास जिनके साथ है तो जनता उनके नाम पर वोट करेगी। अब अगर उत्तर प्रदेश चुनाव में लोग कह रहे हैं कि ठीक है, वो जातिगत समीकरण, राजनीतिक समीकरण बीजेपी साथ रही है, लेकिन अगर कोई साथ नहीं आता है तो उसका नुकसान उसको ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि जब प्रधानमंत्री चुनाव मैदान में उतरते हैं और उनकी जो अपील होती है, जनता से जो संवाद होता है, तो उसका एक अलग ही प्रभाव होता है, और वही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है इस समय। तो निषाद, मुझे लगता है कि शायद उत्तर प्रदेश में जो संभावित गठबंधन परिवर्तन होने वाला है मंत्रिमंडल में, शायद निषाद को वहाँ पर प्रसन्न किया जाए कि ठीक है, आपको वहाँ बर्थ मिल रहा है, उनको शायद विधान परिषद भी दिया जा सकता है। इस तरह की भी चीज़ें आ रही हैं सामने। तो बीजेपी अपनी तरफ से प्रयास करेगी। जेपी नड्डा इस समय उत्तर प्रदेश के दौरे पर ही हैं, तो ज़रूर कुछ ना कुछ उनके दिमाग में होगा कि इनको कहाँ पे समायोजित किया जाए। और जो एक मैसेज दिया है बीजेपी ने कि हम एनडीए घटक दलों को साथ लेकर चलेंगे, उसका अलग अलग राज्यों में भी असर पड़ेगा। अब आप देखिए, आपने बात करी कि जो जदयू है वो एक ही पद पर क्यों मान गई, वो उसका एक अलग कारण है। देखिए, कुछ हम कह सकते हैं बीजेपी इस मामले में लकी भी है कि राजनीतिक परिस्थितियां उसके अनुकूल बन जाती हैं अंतिम समय में। अब जेडीयू 4 सीटें मांग रहा था, उसके नीचे वो झुकने को तैयार नहीं थे, लेकिन चूंकि अब नीतीश कुमार के मन में जो चिराग पासवान है उनके प्रति ऐसी भावना है कि इन्होंने मुझे चुनाव में इतना, विधानसभा चुनाव में इतना नुकसान पहुंचाया, तो मैं भी इनको नुकसान पहुंचाऊं। तो उसको नुकसान पहुंचाने में मुझे थोड़ा नुकसान हो जाए तो उसको मैं सहन कर लूँगा, ये ऐसा कुछ लगता है। जो अभी जेडीयू और एलजेपी का मामला है, तो ठीक है, वो चिराग को बुझाने के चक्कर में वो थोड़ा बहुत खुद जल गए, लेकिन वो उनको शायद स्वीकार है। बिल्कुल। तो अब देखना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम किस दिशा में बढ़ती है और कितना जो ज़मीनी हालात है कितना सुधर पाता है। हालांकि खूब सवाल किए जा रहे हैं कि ट्रेन का डब्बा बदला गया, इंजन क्यों नहीं बदला गया, लेकिन इतना तो है कि रेलवे मिनिस्टर बदल गया। फिलहाल आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।